हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड सारी चीज़ें डील की थी, राइट। अब हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर डील कर चुके हैं। गैल्वेनोमीटर के बारे में हमने बहुत डिटेल में समझा था लास्ट वीडियो में, और उसका कन्वर्जन भी मैंने आपको बताया था कि आप उसको इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, राइट। अब हम लोग यहाँ पर जो इस वीडियो है, इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट PYQs डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो एग्जाम में आते ही आते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, it is motion of charged particle in magnetic field, right। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आपने रेडियस का फॉर्मूला निकाला था mb/qb, टाइम पीरियड का भी निकाला था 2π m/qb, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी वगैरह वो सारे फॉर्मूले आपने कैलकुलेट किए थे। तो वहां पर अब हमें करना क्या है, हमें बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रेडियस के फॉर्मूले पे पूछा जाता है, और बाकी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। तो रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। और डिफरेंट पार्टिकल्स आपको दे देगा, है ना। डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे आपके पास, अल्फा पार्टिकल हो सकता है या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, समथिंग लाइक दिस, और बोलेगा कि इनकी रेडियस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फोर्स, और यू कैन से फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ठीक है। जो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था F/L इज इक्वल्स टू μ0 I1 I2 अपॉन 2πd, ये जो फॉर्मूला बताया था, यहां से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चंस डील करेंगे। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, तो ड्यू टू रिंग भी क्वेश्चन आता है। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या था, B इक्वल्स टू μ0 I/r² अपॉन 2x² प्लस r² का पावर 3/2। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग था, ठीक है। इसको हमने डील किया था, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब हम लोग एक लास्ट फॉर्मूला और लास्ट क्वेश्चन और पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर और मे बी एमीटर, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये चार टॉपिक्स हैं हमारे मेनली जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड देन हम लोग नंबर से सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला टॉपिक जो है हमारा मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। अब देखिए यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन ऑफ सेम काइनेटिक एनर्जी are in turn allowed to pass through a magnetic field B acting normal to the direction of the motion of the charged particle. Calculate the ratio of the radii of circular paths, ठीक है। इसने बोला मेरे पास दो पार्टिकल्स, कौन कौन, एक तो अल्फा पार्टिकल है और एक है मेरे पास प्रोटॉन, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल और एक क्या है, एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो एक अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन, और इसने बोला कि काइनेटिक एनर्जी जो है अल्फा की
और जो प्रोटॉन की ये आपस में इक्वल हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज इक्वल। तो अब इसने बोला कि और जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये नॉर्मली एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी मोशन के, डायरेक्शन ऑफ द मोशन के। देन आपने रेशियो बताना है रेडियस का। तो हमें क्या निकालना है बेसिकली, आर अल्फा अपॉन आर प्रोटॉन, राइट, ये रेशियो चाहिए। तो देखो बेटा यहां पर आपने क्या करना है, सबसे पहले रेडियस का फॉर्मूला लगाना है, क्लियर। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, आर इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन क्यू बी। अब इसमें क्या है, इसमें हमारा एक तो जो मास है ये आ रहा है और दूसरा चार्ज है ये भी आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को, जो मास है चार्ज है, इनको हमें कन्वर्ट करना है कि भाई प्रोटॉन का मास और अल्फा पार्टिकल का मास कैसे रिलेटेड होता है, क्या रिलेशन होता है दोनों में, ये हमें देखना है। इसके बाद क्योंकि इसने बोला काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो अब इस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी तो कहीं नजर नहीं आ रही, इट मींस आपको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में इसको बदलना पड़ेगा, क्लियर। पहले आपको इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ले जाना पड़ेगा। कैसे ले जाओगे जरा ध्यान से समझो। आपको पता है कि भाई हमें जो मोमेंटम की डेफिनेशन है वो क्या है, P इज इक्वल्स टू मास टाइम्स वेलोसिटी। तो ये जो यहां पर लिखा हुआ है R इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन क्यू बी, ये एम बी क्या है, ये मोमेंटम है। और मोमेंटम जो होता है ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। ये मोमेंटम जो है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, 2m² ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, √2m_k, ठीक है। तो ये हमारा मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आ गया। इट मीन्स कि अगर आप रेडियस का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, R इज इक्वल्स टू एम बी, एम बी की जगह क्या लिखोगे, दिस मोमेंटम 2m_k अपॉन क्यू बी, ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला। अब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा किसके लिए, इन दोनों पार्टिकल्स के लिए। तो देखो जरा, फॉर अल्फा पार्टिकल, अच्छा अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, जो मास होता है अल्फा पार्टिकल का, इट इज 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन्स, क्लियर। मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स टू द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स दैट ऑफ चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, क्लियर। तो ये हमारा रिलेशन है चार्ज और मास में, अल्फा और प्रोटॉन के बीच में, ठीक है। तो अब देखो R इज फॉर अल्फा पार्टिकल क्या होगा, फॉर अल्फा पार्टिकल क्या होगा, अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, R अल्फा इज इक्वल्स टू √2m अल्फा k अल्फा अपॉन q अल्फा b, ठीक है। फॉर प्रोटॉन क्या हो जाएगा, फॉर प्रोटॉन R प्रोटॉन इज इक्वल्स टू √2m प्रोटॉन k प्रोटॉन अपॉन q प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे इनका रेशियो चाहिए तो क्या करूंगा, R अल्फा अपॉन R प्रोटॉन कर दूंगा यहाँ पर। तो देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा, 2 चला जाएगा, b चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी सेम है दोनों की, काइनेटिक एनर्जी क्या है, दोनों की सेम है। उसने बोला हुआ है अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। इट मींस ये काइनेटिक एनर्जी 2 and b ये सारे फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब आप रेशियो देखोगे तो हमारे पास कुछ ऐसा रेशियो आएगा। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2m अल्फा k अल्फा, अब k ये तो सेम है तो इसको आप k लिख सकते हो, अपॉन q अल्फा इंटू b मल्टीप्लाइड बाई, प्रोटॉन के लिए क्या होगा, उल्टा करके यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 2 मास ऑफ प्रोटॉन एंड काइनेटिक एनर्जी, ये सेम है तो ये 2 फैक्टर चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी चली जाएगी, ठीक है। यहां से b चला जाएगा तो क्या बचेगा अल्टीमेटली आपके पास बचेगा R अल्फा अपॉन R प्रोटॉन इज इक्वल्स टू √m अल्फा इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन √m प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इसको आप पूरे पे अंडर रूट भी लिख सकते हो। अब m अल्फा कितना है, m अल्फा इज 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन,
4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। इट मीन्स इसको जब यहां लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज कितना है हमारा अल्फा पार्टिकल का ट्वाइस, तो इसको लिख सकते हो चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो ये कैंसिल हो गया, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टर बचेगा। तो क्या आएगा हमारे पास, अल्टीमेटली हमारे पास आएगा जब इसको बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो 2 यानी यहाँ पर 2 एक फैक्टर ऑलरेडी है, तो 2 into 1 upon 2, so it is 1:1. Clear? So that is your answer. And इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, बेसिकली मास देखा अल्फा पार्टिकल का 4 टाइम्स, चार्ज देखा 2 टाइम्स, एंड अल्फा पार्टिकल के हमने ये फॉर्मूला लगाया। देन क्या किया, प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला लगाया। ये वाला कन्वर्जन कैसे किया मैंने, ये वाला कन्वर्जन कैसे किया आपको पता है, K = P²/2m होता है। तो यहाँ से P = 2m आ जाएगा, क्योंकि अब P क्या है, ये मोमेंटम है, और मोमेंटम क्या है हमारा, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसकी जगह मैंने ये रख दिया और यहाँ पर सॉल्व किया सारा, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 1:1। दैट इज योर आंसर, ठीक है। चलिए इसी तरह का एक और भी क्वेश्चन है हमारे पास, वो देख लेते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम मोमेंटम आर in turn allowed to pass through a magnetic field B acting normal to the direction of the motion of the particles. Calculate the ratio of the radii of the circular path. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर पार्टिकल बदल दिया गया। एक तो आपका ड्यूट्रॉन हो गया, ठीक है, ड्यूट्रॉन जिसको आप क्या बोलते हो, 1s2, ठीक है, 1s2 बोलते हो। एंड एक हमारा अल्फा पार्टिकल है, एक हमारा अल्फा पार्टिकल है। तो ये अल्फा पार्टिकल आप जानते ही हो, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल है। अब इसने ये बोला कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड में चल रहे हैं, वो भी परपेंडिकुलर फील्ड लगा हुआ है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, ठीक है। एंड कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ्स इफ देयर मोमेंटम इज सेम। क्लियर। इस बार इन्होंने क्या किया, मोमेंटम सेम कर दिया। इसका मोमेंटम, किसका मोमेंटम, ड्यूट्रॉन का मोमेंटम इक्वल कर दिया, मोमेंटम ऑफ ड्यूट्रॉन इक्वल कर दिया मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये आपको गिवन कंडीशन है, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपको गिवन है तो आपने पता है कि भाई जो रेडियस है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल बिकम्स mb अपॉन qb। mb क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, ये तो आपको पता ही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। तो मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली दिस इज फॉर अल्फा पार्टिकल, दिस इज फॉर अल्फा पार्टिकल, एंड फॉर प्रोटॉन क्या हो जाएगा, फॉर प्रोटॉन इट इज R proton is equals to P proton upon Q proton multiplied by B। तो अब यहां पर इसने क्या बोला, it is not proton actually, it is deuteron, deuteron। so deuteron यहां हो जाएगा momentum of deuteron and charge of deuteron। तो अब आपने क्या करना है भाई, अब आपने देखना है कि यहां पर इनका रेशियो क्या आएगा, ठीक है। तो अब इसने ये बोला कि इनका रेशियो निकालो, इट मींस अब यहाँ मोमेंटम तो कांस्टेंट है, तो जब आप रेशियो निकालो किसका, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये आएगा अल्फा अपॉन आर ड्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू पी अल्फा अपॉन क्यू अल्फा इंटू बी, मल्टीप्लाई कर दो इसमें क्यू ड्यूट्रॉन इंटू बी अपॉन पी ड्यूट्रॉन। अब ये दोनों सेम है क्योंकि ये बोला हुआ है पी ड्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू पी अल्फा, और अगर पी ड्यूट्रॉन पी अल्फा के बराबर है देन क्या होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये बी यहां से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास,
क्यू ड्यूट्रॉन अपॉन क्यू अल्फा, क्यू ड्यूट्रॉन अपॉन क्यू अल्फा बचेगा। क्लियर? तो अब आपने देखना है कि भाई अल्फा पार्टिकल और जो हमारा ड्यूट्रॉन है इनके चार्जेस में क्या रिलेशन होता है, इनके चार्जेस का रिलेशन आपने निकालना है। तो आपको पता है कि भाई ड्यूट्रॉन इज जस्ट लाइक अ प्रोटॉन, ठीक है, तो उसका चार्ज प्रोटॉन के बराबर ही होता है। सो बेसिकली अब हम अगर यहाँ पर बात करें तो क्यू अल्फा इज ट्वाइस ऑफ द क्यू प्रोटॉन और यू कैन से क्यू ड्यूट्रॉन, ठीक है। 2 टाइम्स होता है कौन, अल्फा और ड्यूट्रॉन का चार्ज, जो हमारा अल्फा पार्टिकल का चार्ज है इट इज 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। देन व्हाट विल बी क्यू अल्फा, आर अल्फा अपॉन आर ड्यूट्रॉन बिकम्स, दिस क्यू अल्फा इज 2 टाइम्स, सो क्यू ड्यूट्रॉन अपॉन this q alpha is 2 times, so 2 q deuteron that has gone, so it is basically 1:2। अल्फा और ड्यूट्रॉन का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1:2 आ रहा है। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है उसमें मोमेंटम सेम दे दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी सेम दे दी जाए, मे बी की पोटेंशियल भी सेम दिया जा सकता है, ठीक है। तो पोटेंशियल के टर्म में भी आपने कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल के लिए भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं करना, अभी जो मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वैसे तो मैंने बताया हुआ है, ये अगेन मैं रिकैप कर देता हूँ। जो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में मैंने फॉर्मूला बताया था, R इज इक्वल्स टू √2m k अपॉन QB। इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसी को आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हो। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के फॉर्म में क्या लिखोगे, 2m NeB अपॉन QB। अब यहां पर ये EB इज द चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल। अब अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अदरवाइज इसको ऐसे लिख दो, ये जो भी पार्टिकल है उसी का चार्ज हो जाएगा, जो भी पार्टिकल होगा उसी का चार्ज हो जाएगा, बिकॉज K इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा हुआ है QB, ठीक है। तो यहां हम रख सकते हैं, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो R का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, 2m, ये पोटेंशियल है, ये वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखना ये है पोटेंशियल, 2m ये पूरे पे नहीं है अपॉन B। ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। फाइन, चलिए तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ और एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। सो पोटेंशियल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है मेरे पास, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय देम when both have equal momentum and accelerated through the same potential। अब देखो मोमेंटम वाला केस तो मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, पोटेंशियल वाला केस करा देता हूं यहां पर। तो अगेन इसने ये बोला कि एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है और उनको इक्वल पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया, इक्वल पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया। तो बताइए उनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल का मास आप जानते हो क्या होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मास ऑफ ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, नहीं इट इज 4 टाइम्स नॉट ट्वाइस, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये रिलेशन तो हमें पता ही है, ठीक है। और अगर ये रिलेशन हमें पता है देन हम क्या करेंगे, हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि रेडियस का पोटेंशियल के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, तो 2m B अपॉन B, दैट इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो एक्सेलरेटिंग के टर्म्स में ये पोटेंशियल आ गया हमारा, ठीक है। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R अल्फा के लिए अप्लाई कर दो इसको, तो R अल्फा इज इक्वल्स टू 2m अल्फा B, तो सेम है दोनों में, ये आ गया, दिस इज फॉर अल्फा, ठीक है। एंड फॉर प्रोटॉन क्या हो जाएगा, फॉर प्रोटॉन क्या हो जाएगा, R प्रोटॉन इज इक्वल्स टू √2m प्रोटॉन एंड B तो सेम है दोनों में B,
तो अब यहाँ पर अल्फा अपॉन आर प्रोटॉन इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m अल्फा बी अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई बी अपॉन अंडर रूट 2m प्रोटॉन बी। ये बी से भी गया, ये पोटेंशियल से गया, ये 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपके पास फाइनली m अल्फा अपॉन m प्रोटॉन। और इसको क्या लिख सकते हो आप, m अल्फा इज 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये रेशियो फाइनली क्या आएगा मेरे पास 2:1। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पर बताए हैं, तीनों के तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर पार्टिकल जनरली अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ही आता है। मे बी जरूरी नहीं है ऐसा ही होगा, बट इन ऑल द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि भाई यहाँ पर यही पार्टिकल्स आपसे पूछे जाए, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन जनरल इन मोस्ट प्रोबेबल केस यही पार्टिकल्स से क्वेश्चन बनता है और इनके अलावा भी कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कुछ डिफरेंट टॉपिक से, और वो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा करंट कैरिंग वायर है, पैरेलल वायर्स, उनके बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर्स के बीच में जो फोर्स लगता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर अब डील करेंगे। तो देखिए जो सेकंड टॉपिक है हमारा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसने बोला 2 इंफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर A1 एंड A2, ठीक है, कैरिंग करेंट्स I एंड 2I फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। 2 वायर है मेरे पास, ये 2 वायर हैं, इंफिनिटी लॉन्ग वायर हैं दोनों, और एक में करंट I फ्लो हो रहा है, एक में 2I फ्लो हो रहा है। एक वायर इसका नाम दे दिया A1, इसका नाम दे दिया A2, एंड फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, सो दैट इज द सेम डायरेक्शन। एंड अ थर्ड का बीच का सेपरेशन भी एक्चुअली दिया हुआ है, ये इट इज D, एंड द करंट इन वन वायर दैट इज इन A1 इज फ्लोइंग, दैट करंट इज I, and second one that wire is A2, in that wire the current flowing is 2I। अब इसने ये बोला कि अगर where should a third straight wire A3 carrying a current 1.5I, एक और वायर है मेरे पास A3, उसमें करंट फ्लो हो रहा है 1.5I, where should that wire be placed between A1 and A2 so that it experiences no net force ड्यू टू A1 एंड A2। देखिए अच्छा क्वेश्चन ये काफी। इसने बोला कि 2 वायर्स है मेरे पास A1 और A2, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक में I करंट है, दूसरे में 2I करंट है, ठीक है, एक में I है और दूसरे में कितना है, दूसरे में 2I करंट है। अब इसने बोला कि अगर हमारे पास एक तीसरा वायर हो तो उस तीसरे वायर को इन दोनों के बीच में कहाँ रखा जाए जिससे कि क्या हो, इस वायर के ऊपर, अच्छा इसमें भी करंट फ्लो रहा है कितना, 1.5I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसने बोला कि इस वायर को कहाँ रखा जाए जिससे कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, 0 हो, नेट फोर्स इसके ऊपर 0 हो। क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से समझो। तो अब इसमें क्वेश्चन सबसे पहले ये बन जाता है कि भाई इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। जो थर्ड वायर था मेरा A3, ये जो थर्ड वायर था A3, इसमें करंट की डायरेक्शन गिवन नहीं है। हो सकता है कि करंट सेम डायरेक्शन में हो सकता है अपोजिट हो, तो क्या इस डायरेक्शन से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये हमें पहले समझना है, ठीक है। तो अगर मान लो करंट सेम डायरेक्शन है, क्लियर, और अगर ये सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है A1 और A3 का, इसमें क्या होगा, ये वाला वायर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, सेम डायरेक्शन में करंट है, अट्रैक्शन होगा। ये वाला वायर भी इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो अपोजिट फोर्सेस हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन फोर्सेस आ गए तो नेट फोर्स 0 हो सकता है, ठीक है। अच्छा अगर मान लो ये करंट नीचे की तरफ होता, तब क्या होता,
ये वाला वायर इसको क्या करता है, इधर इधर करता, रिपेल करता है ये, और ये वाला वायर भी इसको रिपेल करता, तब भी अपोजिट डायरेक्शन में होता, तो तब भी क्या हो सकता था, करंट हमारा जीरो हो सकता था। इट मीन्स यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि करंट हमारा जो बीच में हमने वायर रखा है उसमें किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो, उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नहीं है। अगर जो हमारे पास दो वायर हैं A1 और A2, उनमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो थर्ड वायर जो है उसमें करंट किसी भी डायरेक्शन में हो उससे कोई मतलब नहीं होगा, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो आ सकता है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में करंट हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ रखा जाए, तो मान लिया भाई यहां से x डिस्टेंस पे रख दो, तो ये क्या बचेगा, d माइनस एक्स बचेगा, ये क्या बचेगा, d माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, तो अब यहां पर इसकी वजह से फोर्स निकालो, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा मान लो ये F1 लग रहा है, और इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है ये मान लो F2 लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू A1 ऑन A3 वायर कितना होगा, जरा देखो, F, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, पर यूनिट लेंथ की हम बात कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है, एक सेगमेंट कोई कंसीडर करके, एक पर्टिकुलर लेंथ का एक सेगमेंट कंसीडर करके और फिर पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। अब D क्या है, यहां से यहां तक का सेपरेशन, दैट इज x, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन x। अब ये I1 क्या है, I1 तो I है पहले वायर में करंट, तो इसको F1 लिख दो, तो म्यू नॉट I, दूसरे वाला जो बीच वाला वायर है इसमें कितना करंट है, 1.5 I, तो ये हो गया 1.5 I अपॉन 2 पाई x, दिस इज इक्वेशन 1। अब दूसरा वायर जो A2 है इसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ड्यू टू A2 ऑन A3, ड्यू टू A2 ऑन A3, देखो जरा कितना होगा, F2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन अगेन 2 पाई, अब यहां पर हो जाएगा d माइनस एक्स, तो हो जाएगा म्यू नॉट I1 कितना है, ये 2I हो गया, ये वाला कितना हो गया 1.5 I अपॉन 2 पाई d माइनस एक्स। अब ये दोनों फोर्सेस क्या है, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, और अगर दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और हम जा रहे हैं कि नेट फोर्स उस वायर पर जीरो आए, इट मींस क्या होना चाहिए, इट मींस इस वायर पर लगने वाले दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट तो है ही, साथ में इक्वल भी होनी चाहिए। फॉर, तो एफ नेट जीरो अगर होगा तो क्या होगा, एफ नेट जीरो के लिए ये दोनों वायर क्या होने चाहिए, इन दोनों वायर पर लगने वाला फोर्स इक्वल होना चाहिए। इट मींस ये और ये आपस में इक्वल होगा, कर दो जरा इक्वल फटाफट से, म्यू नॉट I 1.5 I अपॉन 2 पाई x इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 2 I 1.5 I अपॉन 2 पाई d माइनस एक्स, तो म्यू नॉट गया, 2 पाई गया, आई से ये आई गया, ये आई से ये आएगा, 1.5 भी गया, बचा क्या यहाँ पर, इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 2 अपॉन डी माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, तो d माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 3x एंड हेंस x इज इक्वल्स टू d बाई 3। इसका मतलब ये हो गया कि वायर हमारा कहाँ रखा होना चाहिए, जो थर्ड वायर था ये थर्ड वायर मेरा रखा होना चाहिए कहाँ पर, फर्स्ट वायर इज A1 से एक d/3 पर रखा होना चाहिए, A1 से d/3 डिस्टेंस पर अगर रखा होगा तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर ये भी कह सकते हो कि A2 वायर से 2d/3 पर रखा होना चाहिए,
इससे d/3 पर है तो A2 से 2d/3 पर हो जाएगा बिकॉज d टोटल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, वायर से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वायर AV इज कैरिंग ए स्टेडी करंट ऑफ 10 एम्पियर, ठीक है, एंड इज लाइंग ऑन द टेबल। Another wire CD carrying 6 ampere current is held directly above the AB at a height of 2 mm. Find the mass per unit length of the wire CD so that it remains suspended at its position when left free. Give the direction of the current flowing on the CD respect to that of AB. क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या बोला इसने, इसने कहा कि एक वायर है मेरे पास AB, एक वायर है मेरे पास AB, दिस इज व्हाट AB वायर। अच्छा दूसरा वायर है मेरे पास CD, तो ये वायर चलो यहां ले लेते हैं AB, ये वायर है AB, इसको नाम दे देते हैं CD। अब इसने बोला कि AB वायर में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और AB वायर एक टेबल पर रखा हुआ है और इसमें मान लो इस डायरेक्शन में 10 एम्पियर जा रहा है, 10 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। और जो CD वायर है उसमें 6 एम्पियर करंट जा रहा है, मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपने निकालना है, ये डायरेक्शन आपको देखनी पड़ेगी, क्वेश्चन में पूछा है डायरेक्शन भी बतानी है। CD वायर है उसमें भी डायरेक्शन भी बतानी है करंट की, बट हमें वैल्यू पता है 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 6 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसने कहा कि इस वायर को मैंने फ्रीली छोड़ दिया, तो अगर ये फ्रीली एक वायर टेबल पर रखा हुआ, एक वायर ऊपर फ्रीली छोड़ दिया जस्ट अबव दिस वायर, तो भाई एक वायर यहां रखा है, ठीक है, एक वायर इसके ऊपर फ्रीली छोड़ा गया, तो फ्रीली छोड़ा गया ये कह रहा है कि ये यहीं रुका रहे, इक्विलिब्रियम में बना रहे। इसका मतलब कि इस वायर पर क्या होगा, जो ग्रेविटी लग रही होगी इसको बैलेंस कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर ग्रेविटी बैलेंस हो जाती है तो ये वायर नीचे नहीं जाएगा, और अगर ये जो ग्रेविटी है ये बैलेंस नहीं होती है तो फिर वायर ये नीचे जाएगा। इसका मतलब अब ग्रेविटी तो लग रही है नीचे की तरफ, तो इस वायर की वजह से जो फोर्स डेवलप होना चाहिए, जो फोर्स इस वायर की वजह से, जो ये टेबल पर जो वायर रखा है उसकी वजह से जो फोर्स इस वायर पर लगेगा उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होनी चाहिए। क्लियर, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऊपर की तरफ। अब ये ऊपर की तरफ कब होगा, आपको पता है कि अपोजिट करंट्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, और सेम डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो हो रहा है तो अट्रैक्ट करेगा, और अगर सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेगा, इट मींस यहां अट्रैक्ट करने लगा तो ये इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इसका मतलब अट्रैक्शन तो नहीं चलेगा यहां पर, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स या फिर जो फोर्स डेवलप हुआ है इस वायर AB की वजह से, ये फोर्स क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, और ऊपर की तरफ अगर फोर्स लगेगा तो करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि अपोजिट करंट ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। अपोजिट करंट क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ये सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ, तो उसको आप एक बार देखो ढंग से अगर डाउट है तो। अच्छा तो अब यहां पर ये अपोजिट, तो करंट की डायरेक्शन तो पता चल गई। अच्छा अगर ये वायर हमारा बैलेंस कंडीशन में रहना चाह रहा है, इट मींस इसने कहा कि ये वायर फ्रीली छोड़ दिया गया और ये वायर नीचे ना आए, अगर ये वायर नीचे नहीं आएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर जो ग्रेविटी मींस इसका जो वेट होगा mg क्या है, m इज मास, ठीक है। तो अगर हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक यूनिट लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं, तो मास पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई मास पर यूनिट लेंथ ही लेना पड़ेगा। सो mg इज वेट ऑफ दिस वायर, तो अगर ये वेट हमारा बैलेंस हो जाए इस फोर्स से तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, तो हमारा काम चल जाएगा। और इसने बोला कि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का ये कितना है, ये इसने बोला है इट इज बेसिकली 2 mm, ये क्या है हमारा 2 mm है। तो अब क्या करोगे आप, ये फोर्स निकालो बिकॉज ऑफ बी, बिकॉज ऑफ ए बी, फोर्स ड्यू टू ए बी ऑन सी डी,
सी डी वायर पर फोर्स कितना होगा, तो कैसे निकलेगा, एफ सी डी पर जो आएगा दैट विल बी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। कोई इसका सेगमेंट लिया होगा, एक स्मॉल सेगमेंट, ठीक है, एल ये आ गया। एंड व्हाट इज वेट, वेट ऑफ सी डी, वेट कितना होगा, W इज इक्वल्स टू मास टाइम्स जी। एंड फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए ऑफ सी डी, दिस वेट मस्ट बी इक्वल्स टू दिस फोर्स, ठीक है। इट मीन्स कि भाई म्यू I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी है, ये इक्वल होना चाहिए mg के। और यहां पर हमसे पूछा क्या गया, यहां पर हमसे पूछा गया मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी मल्टीप्लाइड बाई जी, ठीक है। ये बन गया मेरे पास फॉर्मूला, और इसमें अगर आप वैल्यूज रख दोगे तो आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। देखो जरा क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई क्या होता है, 2 इंटू 10 के पावर -7 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है। I1 हमें पता है 10 एम्पियर है, I2 भी पता है 6 एम्पियर है, G हमें 10 गिवन है, और D कितना गिवन है 2 mm, mm को आप मीटर में चेंज कर लो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो देखो जरा क्या होगा, ये 2 से 2 गायब हो जाएगा, यहां से ये 3 पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ये देखो 10 10, यहां से 3 पावर ये गई और 2 पावर यहां से ये चली जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा आपके पास 3 एंड -4 बचेगा, 2 पावर यहां से जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। तो 6 इंटू 10 का पावर -2, और ये क्या आएगा हमारा किलोग्राम पर मीटर। यहाँ 6 बचा, 2 ये जीरो यहाँ से कैंसिल आउट होगी, ठीक है, 5 और 3 यहाँ से कैंसिल आउट, 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 बचा यहाँ पर, क्लियर, 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 किलोग्राम पर मीटर। तो ये आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर सारी वैल्यूज क्लियर है। क्या करना है आपने, बेसिकली फोर्स निकालना है सीडी वायर पर। सीडी वायर पर फोर्स कितना आ गया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू एल, उसका वेट निकालना है mg, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम और फॉर बैलेंस। सीडी वायर पर AB की वजह से फोर्स निकाला, कौन सा, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, तो वो कितना आ गया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ से mg निकाला हमने, W इज इक्वल्स टू mg आ गया यहाँ से वेट। और इक्विलिब्रियम के लिए मतलब अगर ये वायर, इसको आप क्या करना चाह रहे हो, इसको ये चाह रहे हो कि ये वायर फ्रीली हैंग करता रहे, ये नीचे ना गिरे, फ्रीली लटका रहे यहाँ पर, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इसका वेट और जो फोर्स लग रहा है ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो क्या होगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हमने यहाँ पर इनको इक्वल कर दिया। उसके बाद m अपॉन एल क्या आ गया मेरे पास, अच्छा ये इधर आएगा, ये g मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा, इट इज एक्चुअली लाइक दिस, म्यू नॉट I1, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो आप, यहाँ पर ये g जो है मल्टीप्लाई में नहीं आएगा साथ में, दिस बिकम्स mg इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी। तो अब हमें L यहाँ आ जाएगा तो m अपॉन L, और ये g आएगा डिवाइड में, वहाँ पर मिस प्रिंट था, म्यू नॉट I1 I2 L इधर डिवाइड में आ गया, ये बन गया 2 पाई डी अपॉन g, क्लियर। यहां आपने सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। जी वहां मल्टीप्लाई में ले लिया था, मल्टीप्लाई में नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, ये जी डिवाइड में जाएगा, ठीक है, जी क्या जाएगा डिवाइड में। तो अब यहां क्या करना है, यहां वैल्यूज रख दो। अब देखो यहां जब वैल्यूज रखोगे तो क्या आएगा, देखते हैं, देखिए म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई क्या है, 2 इंटू 10 का पावर -7
I1 क्या है, I1 है 10 एम्पियर, I2 क्या है 6 एम्पियर, D क्या है हमारा 2 mm, G क्या है 10। ठीक है, तो ये 10 से तो ये 10 चला गया, ये 2 से 2 चला गया, यहाँ से 4, तो ये बनेगा 6 इंटू 10 का पावर -4 kg पर मीटर। ये ध्यान रखना। सो दैट इज द फोर्स पर यूनिट मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। पहले 10⁻⁻² आ गया था ये, ठीक है, बिकॉज ये g हमने मल्टीप्लाई में ले लिया, सो इट इज नॉट इन मल्टीप्लाई, इट इज एक्चुअली विल बी इन डिवाइड। सो दिस विल बी द मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, जिसमें आपको क्या करना होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो फोर्स ड्यू टू वायर है, उसकी वजह से ग्रेविटी को बैलेंस करना होगा। और अगर आपने ग्रेविटी को बैलेंस कर दिया तो वो फ्रीली हैंग करता रहेगा वायर, एंड हेंस क्या होगा, उसका वैल्यू जो भी पूछा हो, जो भी वैल्यू अननोन हो, वो वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। जरूरी नहीं कि मास ही पूछा जाए, करंट पूछा जा सकता है, बीच का सेपरेशन पूछा जा सकता है, मास भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो आपसे डिपेंड करे क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डील किए हुए हैं। इसके बाद आगे जो हम लोग क्वेश्चंस डील करेंगे, एंड दीज क्वेश्चंस विल बी लाइक करंट कैरिंग लूप, और जो आपका कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर है, उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही काफी है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।